हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल रोड टू अकाउंटेंसी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा बीकॉम पार्ट फर्स्ट का नया कोर्स हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी बीकॉम पार्ट 1। तो स्टूडेंट्स के लिए बीकॉम पार्ट फर्स्ट का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया सिलेबस है, नया कोर्स है, तो जिन जिन लोगों को ये चीज़ पढ़नी जा रही है तो मुझे फॉलो करें। सबसे पहला इसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओवरव्यू कि आपके पूरे सिलेबस के अंदर है क्या, आप कितने चैप्टर करने वाले हो, कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है आपका। सबसे पहली चीज़, पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे ब्रांच अकाउंटिंग। सेकंड हमारा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है कंसाइनमेंट अकाउंट। थर्ड हायर परचेज। अब कुछ ऐसे चैप्टर आपको नज़र आ रहे हैं, ये इनके तो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे पहले, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आप पहले कवर कर चुके हो, जैसे डेप्रिसिएशन, याद आया 11th क्लास डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिफ्थ में हम पढ़ेंगे एनपीओ शॉर्ट में बोलने की ज़रूरत है, ठीक है। शॉर्ट में आप समझ चुके होंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ। सिक्स्थ है हमारा फाइनल अकाउंट। सेवंथ है जॉइंट वेंचर, ये भी आपने नहीं सुना होगा। एट अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, आपको पता होगा कि ये कौन सा है, सिंगल एंट्री सिस्टम। एंड 9 डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म्स। तो फर्म का डिसोल्यूशन पढ़ेंगे हम सबसे एंड में, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 9 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, 9 चैप्टर हम पढ़ेंगे, 1 से लेकर 9 तक सारे चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे इस कोर्स के अंदर। अब मैं थोड़ा आपको एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम है अकाउंट का वो आपका होता है 75 मार्क्स का, जिसके लिए आपको 3 आवर्स मिलते हैं। अब आपको पता होगा कि 75 मार्क्स के पेपर के लिए 3 घंटे मिल रहे हैं, और 75 मार्क्स के पेपर में आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन। तो इस 5 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 3 घंटे हैं, यानी कि टाइमिंग की आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जो अब तक अकाउंट्स के बच्चों को हुआ करती थी। तो वो टाइमिंग की प्रॉब्लम अब आपको कभी नहीं होगी, यानी कि ये 5 क्वेश्चन आपको 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करने हैं। 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर 75 मार्क्स का है 5 क्वेश्चन, यानी कि 15-15 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन होते हैं। अगर 15-15 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन होंगे तो 9 चैप्टर क्यों बनाए, 5 ही चैप्टर होने चाहिए थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पेपर के अंदर अब चॉइस आएगी, जैसे कि चॉइस आ सकती है आपके एनपीओ और फाइनल अकाउंट के अंदर, ठीक है, हायर परचेज और डेप्रिसिएशन के अंदर, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर के अंदर, ठीक है, ब्रांच और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर, और डिसोल्यूशन आपका अलग से आता ही आता है। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसके अंदर चॉइस मिलेगी आपको। आप पिछले 10 ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए कि इन चैप्टर के अंदर आपको चॉइसेस मिल सकती है। लेकिन मैं चॉइस के बेस पे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सारे चैप्टर कवर कराऊंगा, और मैं भी चाहता हूं कि आप भी सारे चैप्टर कवर करो। क्यों? क्योंकि अगर पेपर के अंदर किसी चैप्टर की, जैसे कि सपोज कीजिए कंसाइनमेंट के साथ ब्रांच की चॉइस आ गई, तो आप क्या करोगे। तो इसी तरीके, क्योंकि आपके अगर पिछले आप 10 ईयर उठाओगे तो आपको मोस्टली नजर आएगा कि इसी तरीके से चॉइस आती है, ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो आपस में एक दूसरे के सिमिलर है। तो अभी आपको सारे चैप्टर करने हैं, क्योंकि मैं सारे चैप्टर कराने वाला हूँ, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे चैप्टर कवर होंगे 9 के 9। अब सबसे पहला चैप्टर है हमारा ब्रांच अकाउंट। इसके अंदर क्या होता है, तो हम शुरू करेंगे सबसे पहला ब्रांच अकाउंटिंग के साथ, ओके। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, जो हम स्टार्ट करेंगे वो है ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक है। ब्रांच क्या होती है, सबसे पहले आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि ब्रांच होती क्या है। तो पहली चीज़ ये कि सबसे पहले आपने कोई बिजनेस शुरू किया, कोई बिजनेस कैसा भी, छोटा बड़ा कुछ भी, ठीक है। एक बिजनेस शुरू करने से पहले आप कहीं, एक प्लेस होता है जहाँ से आप आपको उसको ऑफिस बोलते हो, ठीक है, या अपना जो भी आपने नाम दिया होगा अपने बिजनेस का, उस नाम से उस जगह को, उस प्लेस को आप पब्लिक में दिखाते हो, ठीक है।
पहला हो गया वो प्लेस। तो उसके बाद अगर आपने बिजनेस को ग्रो किया, आपका बिजनेस अगर ग्रो करता है तो ग्रो करने के बाद आप अपने उसी एक ब्रांच, उसी एक ऑफिस के अंदर सारी चीज़ें तो क्रिएट नहीं कर लोगे। यानी कि अब अगर आप बिजनेस को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, मान लो कि आपका आज एक ब्रांच है दिल्ली, आज आपने अपना बिजनेस शुरू किया दिल्ली के अंदर, और दिल्ली से आप नई एक जगह पे अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो। जैसे कि दिल्ली में आपका अभी बिजनेस चल रहा है, अब आप हरियाणा में शुरू करना चाहते हो, पंजाब में शुरू करना चाहते हो, महाराष्ट्र में शुरू करना चाहते हो, मुंबई में शुरू करना चाहते हो। तो अलग अलग जगह पे अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो वहाँ पर जाकर आपको अपनी एक जगह ढूंढनी पड़ेगी, प्लेस ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओगे। तो उसी तरीके से अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है और आप अपने बिजनेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हो तो अलग अलग कंट्री में, ठीक है, इन डिफरेंट कंट्री या एक ही कंट्री में भी, ठीक है, इन डिफरेंट और सेम कंट्री, ठीक है, या तो दिल्ली के अंदर ही मैं एक नई जगह, ठीक है, क्योंकि दिल्ली भी एक छोटी जगह है, वहाँ पर भी मैं अलग अलग जगह पे अपने बिजनेस को फैला सकता हूँ। तो उसी तरीके से अगर मैं अपनी कंट्री में या अलग कंट्री के अंदर नई अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ अलग अलग जगह पे, तो जहाँ से मैंने पहले बिजनेस शुरू किया, ठीक है, जहाँ से मैंने बिजनेस शुरू किया, सपोज कीजिए मैंने दिल्ली से एक ब्रांच खोली, जिसको मैं शुरू में, देखो जो फर्स्ट में खोला जा रहा है उसको आप ब्रांच बोल लो या हेड ऑफिस बोल लो, ऑफिस बोल लो, कोई दिक्कत नहीं देता। मैंने दिल्ली के अंदर अगर खोला, उसको मैंने बोल दिया ब्रांच, ये मेरी ब्रांच है, ठीक है, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा हेड ऑफिस है, ठीक है। इसी तरीके से अगर वो दिल्ली के अंदर चल रहा है तो ये तो सिस्टम चल गया। लेकिन अगर वो दिल्ली के बाहर में अपने उस ऑफिस को एक और जगह खोल दिया, मान लो हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में अगर मैंने खोला तो ये वाला वर्ड जो ब्रांच इसके लिए यूज़ किया गया है वो हट जाएगा। ऑफिस है या हेड ऑफिस, ठीक है, ऑफिस भी नहीं, ऑफिशियली तो इसको अब हम क्या बोलेंगे, हेड ऑफिस। यानी कि दिल्ली वाला बन गया हेड ऑफिस, हरियाणा वाला बन गया ब्रांच। अब हरियाणा के बाद मैंने और बिजनेस ग्रो किया, महाराष्ट्र में खोला, वो मेरी ब्रांच नंबर ये 1, ये 2, फिर इसी तरीके से मैंने चेन्नई में एक ब्रांच और खोल दी, ये मेरी बन गई ब्रांच नंबर 3, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जहाँ से मैंने बिजनेस शुरू किया उस प्लेस को तो मैं बोलूँगा हेड ऑफिस, और उसके बाद जब अलग अलग कंट्री में वो बिजनेस फैलता गया तो वहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, ब्रांच। तो इसका सर्कल कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए आपको एप्पल की कंपनी का पता ही होगा, जिसने शुरुआत करी थी अमेरिका से, ठीक है, और आपको पता है कि अमेरिका से तो उसने शुरुआत करी, एप्पल की कंपनी ने अमेरिका से शुरुआत करी। आज की डेट में उसके हर एक देश के अंदर ऑफिसेज हैं, ठीक है। तो जो अमेरिका में है उसको बोलेंगे हम हेड ऑफिस, जहाँ से उसने शुरुआत करी, ठीक है। फिर उसका ऑफिस इंडिया में हो, चाइना में हो, अदर कंट्रीज में हो, ओके। तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी जगहों को हेड ऑफिस क्या नाम देगा, ब्रांच। इन सभी जगहों पे जो ऑफिसेज बने हुए हैं, जो भी एप्पल को प्रमोट कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, ब्रांचेस। यानी कि एप्पल की ब्रांच इंडिया में है, एप्पल की ब्रांच चाइना में है, एप्पल की ब्रांच अलग अलग कंट्रीज़ में है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चली कि हेड ऑफिस और ब्रांच दो चीज़ें आपके सामने आई। अभी तक हमने मोटा मोटा क्या समझा कि एक होता है हेड ऑफिस और एक होता है ब्रांच। आप क्या पढ़ने जा रहे हो, ब्रांच। अगर आप ब्रांच पढ़ोगे तो हेड ऑफिस के बारे में भी जान ही लोगे, ठीक है, जो आप जान चुके हो। अब ब्रांच और हेड ऑफिस के अंदर डिफरेंस आपको पता लगा। अब जो ब्रांच अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है ब्रांच अकाउंटिंग, चैप्टर 1, उसके अंदर हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग करेगा कौन, पहली बात ये, अकाउंटिंग कौन करेगा,
प्रॉफिट ब्रांच का जो ऑनर है उसको कर देंगे, या मतलब ब्रांच के लिए हमने एक मैनेजर बिठा रखा है अलग अलग जगह पे, क्योंकि ऑनर तो एक ही है उसका, उस कंपनी का फाउंडर जो है, ठीक है। लेकिन जो ब्रांच में हमने मैनेजर बिठा रखा है, अकाउंटिंग कौन करेगा, वो भी कर सकता है, लेकिन कंप्लीट अकाउंटिंग हेड ऑफिस के अंदर भी होती है। तो आप समझ लीजिए कि जो अकाउंटिंग है वो 2 जगह होती है इसी ब्रांच की। मान लो ये ब्रांच है, एक ब्रांच है दिल्ली के अंदर, ठीक है, एक ब्रांच है दिल्ली के अंदर, जिसको मैंने दिल्ली ब्रांच बोल दिया कि मेरी दिल्ली वाली ब्रांच है, उसके अंदर एक हेड ऑफिस जो मेरा महाराष्ट्र में है, मैंने नाम दे दिया, मेरा हेड ऑफिस कहाँ है, महाराष्ट्र में। अगर दिल्ली वाली ब्रांच के अंदर अकाउंटिंग हो रही है तो महाराष्ट्र वाली ब्रांच के अंदर भी दिल्ली ब्रांच के नाम से अकाउंटिंग हो रही होगी, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात कि महाराष्ट्र वाली ब्रांच में दिल्ली, महाराष्ट्र वाले हेड ऑफिस के अंदर दिल्ली ब्रांच की भी अकाउंटिंग हो रही है, और दिल्ली वाली ब्रांच तो अपनी अकाउंटिंग करेगी, सिंपल सी बात है। तो लेकिन यहाँ पर हेड ऑफिस वाला क्यों कर रहा है, समझिए, ताकि उसको कंप्लीट प्रॉफिट मिले। अगर वो अपनी हर एक ब्रांच की कैलकुलेशन नहीं करेगा, उसकी 10 ब्रांचेज हैं, 10 ब्रांचेज कितना कितना प्रॉफिट कमा रही हैं, कैसे कैसे हम माल ब्रांच तक भेज रहे हैं, और ब्रांच कितना माल रिटर्न कर रही है, कितना कमा रही है, कितना सेल कर रही है, सारी चीज़ें हमें पता नहीं लगेंगी, तो हम फाइनल प्रॉफिट तक नहीं पहुंच पाएंगे। हेड ऑफिस, हम मीन्स हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस वहाँ तक फाइनल प्रॉफिट तक नहीं पहुँच पाएगा। अगर उसको फाइनल प्रॉफिट तक पहुँचना है तो अपने हर एक ब्रांच की उसको कैलकुलेशन करके रखनी पड़ेगी, हर एक ब्रांच की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हर एक हेड ऑफिस अपनी हर एक ब्रांच की डिटेल रखता है, हर एक ब्रांच की अकाउंटिंग करता है। अब इसके बाद हम अपनी अलग चीज़ पढ़ने जा रहे हैं कि ब्रांच के बाद अकाउंटिंग हम करेंगे कैसे। अब हम जो चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो हम कर क्या रहे हैं, हम कौन सी अकाउंटिंग कर रहे हैं, ब्रांच वाली अकाउंटिंग या हेड ऑफिस वाली अकाउंटिंग। हम पढ़ेंगे हेड ऑफिस वाली अकाउंटिंग। रीज़न क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि जो हम ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जो हम ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ेंगे, ध्यान से समझना, यहाँ से आपका स्टार्ट हो चुका है जो सिलेबस है, सारी चीज़ें। इसके अंदर ब्रांच अब 2 तरीके की होती हैं, जो मैं आपको दोनों ही समझा चुका हूँ। एक डिपेंडेंट ब्रांच, एक होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच कौन कौन सी होती हैं। कि डिपेंडेंट ब्रांच जो अपने हेड ऑफिस पर डिपेंड रहे, इंडिपेंडेंट ब्रांच जो अपने हेड ऑफिस पर डिपेंड नहीं होती, खुद ही माल परचेज करती हैं और खुद ही माल सेल करती हैं। लेकिन डिपेंडेंट ब्रांच कौन सी होती हैं, ऐसी ब्रांचेज जो अपने हेड ऑफिस से माल मंगाती हैं, जब तक हेड ऑफिस से माल नहीं आता वो सेल नहीं कर सकती। तो हेड ऑफिस से माल आया और उसको वो सेल करेंगी, वो होती है डिपेंडेंट ब्रांच। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच और डिपेंडेंट ब्रांच में ये डिफरेंस है। अब आप यहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं कि अगर महाराष्ट्र वाली जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली ब्रांच की अकाउंटिंग करेगी, ठीक है, जो महाराष्ट्र वाला हेड ऑफिस है वो दिल्ली के ब्रांच की अकाउंटिंग कर रहा है, वो किस चीज़ की अकाउंटिंग करेगा कि उसने कितना माल भेजा और उसने कितनी सेल करी, यानी दिल्ली वाली ब्रांच ने कितनी सेल करी। बातों को ध्यान से समझना, ध्यान से कैप्चर करना, वीडियो को अच्छे से देखते जाना, ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर होती रहे। डिपेंडेंट ब्रांच हो गई दिल्ली वाली, ठीक है, हेड ऑफिस कौन हो गया, महाराष्ट्र वाली। अब ध्यान से समझो कि इंडिपेंडेंट ब्रांच जिसके बारे में मैंने बताया कि खुद ही माल का परचेस करना और खुद ही माल को सेल करना, ये वाला काम इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंडर में होता है, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। याद रखना, फर्स्ट ईयर के सिलेबस का पार्ट नहीं है, नॉट इन सिलेबस, यानी कि इंडिपेंडेंट ब्रांच आपको पढ़ना ही नहीं है। एक छोटी सी खुशी मिली आपको। सेकंड हुआ आपका डिपेंडेंट ब्रांच। इस डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर हम 2 मेथड को पढ़ेंगे। पहला मेथड है डेटर सिस्टम, सेकंड है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। ओके,
ध्यान से समझना, डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर हम दो मेथड से अकाउंटिंग करेंगे। पहला मेथड है हमारा डेटर सिस्टम अकाउंटिंग, सेकंड मेथड है हमारा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम अकाउंटिंग। ओके, तो दोनों मेथड के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा डेटर सिस्टम अकाउंटिंग। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि डेटर सिस्टम अकाउंटिंग में हम कैसे सीखते हैं। तो चलिए अब हम डेटर सिस्टम अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं। डेटर्स सिस्टम अकाउंट, ठीक है। डेटर सिस्टम अकाउंटिंग जो हमारा मेथड 1 है, एक चलेगा थोड़ा लंबा, ठीक है, क्योंकि दो ही मेथड है चैप्टर के अंदर। मेथड 1 डेटर सिस्टम अकाउंटिंग, मेथड 2 स्टॉक एंड डेटर सिस्टम अकाउंटिंग। इसके अंदर दो मेथड है। पहला मेथड डेटर सिस्टम अकाउंटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, कि कौन कौन सा अकाउंट हम इसके अंदर बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, पहला अकाउंट हम बना रहे हैं ब्रांच डेटर अकाउंट। तो आपको मैं बार बार फिर से एक बार बता देता हूँ कि हेड ऑफिस के अंदर ब्रांच की अकाउंटिंग की जा रही है। जो हम अभी ये वाले अकाउंट जो बन रहे हैं, ये अकाउंटिंग कहाँ बन रहे हैं, कहाँ पर ये अकाउंट बन रहे हैं, हेड ऑफिस के अंदर बन रहे हैं। हेड ऑफिस में किसके बन रहे हैं, हमारी ब्रांच के, ठीक है। बाकी आपको जब क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन के जरिए आप धीरे धीरे आगे समझते भी जाओगे। पहला है हमारा ब्रांच डेटर्स अकाउंट, सेकंड ब्रांच पैटी कैश अकाउंट, थर्ड ब्रांच अकाउंट, ठीक है। ब्रांच अकाउंट जिसका नॉमिनल नेचर होता है, नॉमिनल नेचर पे ये बनेगा। ओके, नॉमिनल नेचर मीन्स बता देता हूँ, आपको पता ही होगा, ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। इस बेस के ऊपर ब्रांच अकाउंट बनेगा। सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंट यही है, ठीक है। फोर्थ अकाउंट है ब्रांच P&L अकाउंट। ओके, तो इसी तरीके से सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ब्रांच अकाउंट है, ठीक है, मेन अकाउंट हमारा यही है। ओके, इसके बाद जो ब्रांच डेटर अकाउंट है, ब्रांच पैटी कैश अकाउंट है, ब्रांच P&L अकाउंट है, ये सारे अकाउंट हमारे छोटे छोटे अकाउंट हैं जो इस अकाउंट को बनाने में हेल्प करते हैं। यानी कि हमें बनाना तो यही अकाउंट है, लेकिन इस अकाउंट को बनाने के लिए हमें ये वाले अकाउंट्स बनाने के लिए हेल्प कर सकते हैं अगर क्वेश्चन के अंदर डेटा है। तो इसी तरीके से आगे और भी अकाउंट हम बना सकते हैं। अगर हमें नीड पड़ेगी तो हम ज़रूर बनाएंगे और वहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँगा कि क्या क्या चीज़ें बनेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट आपको यही बनाना है, हर एक क्वेश्चन में मिलेगा ब्रांच अकाउंट। ओके, सबसे पहले मैं अकाउंट्स बनाने से पहले कुछ आपको फॉर्मेट्स बता देता हूं कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को आगे करेंगे, क्वेश्चन को आगे प्रिपेयर करेंगे, ताकि आपको फॉर्मेट अच्छे से समझ आ जाए और क्वेश्चन करवाते टाइम आप उन फॉर्मेट को याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन भी अच्छे से हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो चलिए अब हम अपने फॉर्मेट्स की तरफ चलते हैं। पहला फॉर्मेट का जो पार्ट है हमारा, सबसे पहले मैं बता देता हूँ हम पढ़ क्या रहे हैं, डेटर सिस्टम अकाउंटिंग। तो डेटर सिस्टम अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहली चीज़, सबसे पहला अकाउंट है हमारा ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच डेटर अकाउंट, देखो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि ब्रांच डेटर अकाउंट बोला जा रहा है। यहाँ पे ये वही अकाउंट है, डेटर अकाउंट। नाम ब्रांच यहाँ पर बोला गया है, दिल्ली ब्रांच, कर्नाटका ब्रांच, चेन्नई ब्रांच, तो वहाँ पर हम ब्रांच का नाम लिखते हैं, इसीलिए ये ब्रांच डेटर अकाउंट बोला जाता है। ओके, ये हमारी डेबिट साइड, ये क्रेडिट, दिस साइड हमारे पर्टिकुलर्स। ओके, इधर भी हम पर्टिकुलर्स लिखे जाएंगे, अमाउंट, अब हम पढ़ने जाएंगे ब्रांच डेटर अकाउंट की बनता कैसे है। ध्यान से समझना, हर एक चीज़ को लॉजिक से पढ़ेंगे। पहली बात ये कि एसेट होता है डेटर, तो एसेट का डेबिट बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस क्या होता है, डेबिट
बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस CD जो आपका जाता है क्रेडिट साइड बाय बैलेंस CD, जिसको आप बैलेंस CD लिखते हो। अब बस आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना है कि जब भी एसेट बढ़ते हैं तो एसेट बढ़ेंगे डेबिट साइड, घटेंगे क्रेडिट साइड। इसी तरीके से ये डेटर जो है वो बढ़ेगा डेबिट साइड और घटेगा क्रेडिट साइड। ध्यान से समझना, बढ़ेगा डेबिट साइड, घटेगा क्रेडिट साइड, बढ़ेगा डेबिट साइड और घटेगा क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से आपको समझते हुए चलना है। एक एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे, मैं एक एक टर्म को बोलूँगा, आपको बस अपने माइंड में इतना याद रखना है कि उससे मेरे डेटर बढ़ेंगे या उससे मेरे डेटर घटेंगे। पहली चीज़ क्रेडिट सेल्स। बताइए, अगर मैंने डेटर को उधारी में माल बेचा, डेटर कौन होता है? जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं। अगर हमने उसको उधारी में माल बेचा, क्रेडिट में सेल करी, तो उससे वो बढ़ेगा या घटेगा? यानी कि हमें उससे और ज़्यादा पैसे लेने होंगे, यानी कि इससे हमारे डेटर क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। तो डेटर इंक्रीज का मतलब क्या है? टू क्रेडिट सेल्स। अगर डेटर बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। याद रखना, क्रेडिट सेल होने से डेटर क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो ये डेबिट साइड। इसी तरीके से मैं क्रेडिट वाले आइटम सुनाने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ कि डेटर से जब हम कलेक्शन हो जाता है, मीन्स कैश कलेक्शन। अगर डेटर पैसा देके चला गया तो इसका मतलब क्या हो गया? वो कम हो जाएगा। अगर डेटर से हमें पैसे मिल गए तो यानी कि वो कम हो गए। तो यहाँ लिखूँगा मैं बाय कैश कलेक्शन। यहाँ आ गया आपका बाय कैश कलेक्शन। सेकंड पॉइंट, अगर डेटर ने पैसे नहीं दिए, बदले में जो सामान लेके गया था वही वापस कर गया, ठीक है, या कुछ सामान लेके गया था, जो सामान लेके गया था उसका कुछ पार्ट वापस कर गया, यानी कि सेल्स रिटर्न। अगर सेल्स रिटर्न हो गई तो भी डेटर कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो हो जाएगा क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्यों जाएगा? क्योंकि वो एक एसेट है, एसेट का कम होना क्रेडिट। उसके बाद अगर कुछ डेटर बैड हो गए, मीन्स बैड डेब्ट्स हो गए, पैसे नहीं दिए, इंसॉल्वेंसी हो गई, कुछ भी हो गया जिसकी वजह से हमारे पास पैसे ही नहीं आए, तो ये भी हमारा कम हो गया। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा कि अगर किसी ने पैसे ना देकर, कैश कलेक्शन जो हुआ वो ना देकर हमें बिल दे दिया, तो बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा हमारा, ठीक है, जिसकी वजह से पैसे हमारे पास आ जाएंगे या आने होंगे। अगर वो बिल जो उसने दिया, वो बिल अगर डिसऑनर हो गया, जब बिल हमें मिला, अगर बिल मिला तो डेटर कम हो गए, लेकिन अगर वो बिल मान लो डिसऑनर हो गया, जो बिल उसने दिया था, तो वो जो डिसऑनर बिल की वजह से वो डेटर फिर से बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो डेबिट साइड, BR डिसऑनर। ओके, अगर जो बिल उसने दिया था वो अगर डिसऑनर हो गया तो वो वापस से आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर आपको कोई और टर्म नज़र आ रही है कि जिसकी वजह से डेटर घट बढ़ सकता है, तो आप वो भी अपनी तरफ से लिख सकते हो। कैश कलेक्शन हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया। साथ के साथ आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो इसके अंदर कि अगर कैश कलेक्शन आ रहा है, ठीक है, कैश कलेक्शन तो हो गया, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कैश डिस्काउंट। ओके, कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? कैश डिस्काउंट। कि अगर कैश में हमने डेटर को डिस्काउंट दिया तो उसकी वजह से भी हमारा डेटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये टर्म आपको माइंड में याद रखनी है, और टर्म याद रखने से बेटर है कि आप जब क्वेश्चन में वो सामने है तो बस आपको ये देखना है लॉजिक से कि इससे डेटर मेरा बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर डेटर घट रहा होगा तो क्रेडिट साइड, बढ़ रहा होगा तो डेबिट साइड। बस ये है हमारा ब्रांच डेटर अकाउंट। इसके बाद हम करेंगे ब्रांच पैटी कैश अकाउंट। पैटी कैश में जिससे हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, और छोटे मोटे खर्चे के लिए हमें बड़ा अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर भी छोटा सा अकाउंट बनेगा। एक इसके अंदर बैलेंस BD, क्योंकि कैश का अकाउंट बन रहा है तो एसेट है ये भी, इसीलिए इसका बैलेंस BD डेबिट साइड, बैलेंस CD क्रेडिट साइड, यानी कि ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। इसी के साथ साथ अगर हमें कैश रिसीव होता है हेड ऑफिस से, अगर हमें हेड ऑफिस से कैश रिसीव होता है कि खर्चे करने के लिए, कलेक्शन लिख देता हूँ मैं, कलेक्शन फ्रॉम हेड ऑफिस, HO मीन्स हेड ऑफिस,
बैंक से अगर जो पैसा, बैंक से हमें पैसा मिला उसको डेबिट किया, क्यों? क्योंकि कैश जब आया, कैश आने से हमारा अकाउंट इंक्रीज हुआ, अकाउंट इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब वो डेबिट साइड बढ़ गया। इसी तरीके से अगर जो पैसा आया उसमें से आपने खर्चा किया, सिंपल सी बात है, खर्चा तो करोगे ही, वो खर्चा किया आपने बैंक से, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस लिख दीजिए, ठीक है, तो खर्चा करोगे तो वो अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये दो अकाउंट आपको समझ आए होंगे कि ब्रांच डेटर अकाउंट और ब्रांच पैटी कैश अकाउंट हमने किस तरीके से बनाने हैं। लेकिन मैंने अभी पहले ही भी बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट कौन सा है? हमारा ब्रांच अकाउंट, और सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट वही है, और सबसे अब हम उसी की तरफ चलने वाले हैं। तो उस अकाउंट को बढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अकाउंट बता देता हूँ, जो उसके बेस पर आप उस अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हो। वैसे डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, लेकिन इस अकाउंट के बेस पर आप चलोगे, क्योंकि ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हो। अगर इसके बेस पे चलेंगे तो आप उस अकाउंट को अच्छे से समझ सकते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट, मैं ट्रेडिंग P&L की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ। मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जहाँ तक निकलता है, सिर्फ वहीं तक की बात कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का तरीका आपको पता ही है कि सबसे पहले हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक। सेकंड पे हम क्या लिखते हैं? नेट परचेजेस। फिर आते हैं हमारे कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तो हमारा डेबिट साइड का। क्रेडिट साइड का आते हैं हमारे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। फिर यहीं पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट CD निकल के आ जाता है या ग्रॉस लॉस निकल के आ जाता है। ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे क्यों बताया? क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको क्वेश्चन में नज़र भी नहीं आएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना। ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बस इसलिए बताया ताकि आप ब्रांच अकाउंटिंग की तरफ इजीली बढ़ सको। जिन बच्चों को अच्छे से पता है ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, वो इसके बेस पर आप ब्रांच अकाउंट को समझने की कोशिश कीजिए। जिसको नहीं पता वो डायरेक्टली इस अकाउंट पे मत जाना, डायरेक्टली अपना ब्रांच अकाउंटिंग को समझने की कोशिश करना कि ब्रांच अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट को मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, इसी तरीके से नेट परचेजेस की जितनी परचेज की जाती हैं वो आएगा, एक्सपेंसेस आएंगे, सेल्स आएगी कि क्रेडिट साइड की जितना सेल किया जा रहा है, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। अब यहाँ पर इतनी चीज़ें बताने के बाद, इतनी चीज़ें करने के बाद जो ब्रांच अकाउंट है वो इसी के जैसा है, मीन्स 80% सिमिलर है, ठीक है। बस वहाँ पे जो टर्म्स हैं वो कुछ और यूज़ होने वाली हैं, जो आपने पढ़ा था सेम वही यूज़ नहीं होगा। तो ब्रांच अकाउंट हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ब्रांच अकाउंट के बारे में हम जान लेते हैं, ताकि इस अकाउंट के करने के बाद हम सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सीधे पे एग्ज़ाम के बेस पे आते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं आपके। तो सबसे पहले आपका ब्रांच अकाउंट नज़र आ रहा है। ब्रांच अकाउंट में आपको मैंने अभी बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट के जैसा मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना दूँ, तो इसी के बेस पर मैं बताता चलूँगा आपको कि कैसे एक दूसरे के सिमिलर है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होता है टू बैलेंस BD। बैलेंस BD के अंदर आपको ओपनिंग एसेट्स लिखने होते हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट, वो आपको डेबिट साइड लिखना है। एसेट होंगे आपके पैटी कैश, डेटर्स, फर्नीचर और भी जितने भी एसेट आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, वो सारे आप कहाँ लिख दोगे? डेबिट साइड। इसी तरीके से अगर आपको लायबिलिटीज का बैलेंस गिवन हो, बैलेंस BD, तो ओपनिंग लायबिलिटीज, ठीक है। ओपनिंग लायबिलिटीज जो आपको क्वेश्चन में बहुत कम ही गिवन होगा। इसीलिए मैंने क्या कहा कि 80% इसके जैसा है। जो 20% रहता है उसमें पहला पॉइंट आपको नजर आ गया कि लायबिलिटी वाला पार्ट, क्योंकि इसके अंदर तो लायबिलिटीज आती नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट में। अब आपको पता चला कि ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंसेस, वही वाली चीज सेम आ गई। सेकंड चीज होती है हमारी गुड्स सेंट टू ब्रांच। नाम यही लिखना है आपको, गुड्स सेंट टू ब्रांच।
ये वो अमाउंट होता है जो हेड ऑफिस, ध्यान से सुनना, जो हेड ऑफिस ब्रांच की तरफ जितना गुड्स भेजता है वो वाला अमाउंट यहाँ पर है। वो वाले गुड्स की बात हो रही है यहाँ पे कि ब्रांच ने 1500 क्वांटिटी का अमाउंट भेजा, 1500 या जितना भी एक अमाउंट होगा वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जितनी भी हम हेड ऑफिस से जितना भी माल आया है ब्रांच की तरफ वो सारा यहाँ पर लिखा जाएगा। इसीलिए इसको हम किस नाम से दे रहे हैं कि गुड्स सेंड टू ब्रांच, कि ब्रांच में जितना अकाउंट जितना माल भेजा गया, क्योंकि ये बन कहाँ पर है, हेड ऑफिस के अंदर बन रहा है। तो हेड ऑफिस क्या बोलेगी कि जितना अमाउंट भेजा गया वो सारा ब्रांच अकाउंटिंग में लिखिए कि गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब इसी तरीके से एक्सपेंसेस जो हमारे यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस है, जैसे परचेजेस भी हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बैंक से एक्सपेंसेस पे हो जाएंगे। अब ये एक्सपेंसेस दो तरीके से हैं। अगर एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस हो तो भी यहीं पे आएगा कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हेड ऑफिस ने पे कर दिए। वो कैसे कैसे एक्सपेंसेस हैं वो सारे आपके सामने आएंगे। और 2, अगर ऐसे एक्सपेंसेस जो ब्रांच खुद ही पे करती है वो भी यहीं आएगा, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। ओके, या तो ये या दोनों भी आ सकता है, ये वाली चीज आई। इसके बाद 2 बैलेंस सीडी आ जाएगा। अब बताइए बैलेंस सीडी कौन सा आएगा? अगर बैलेंस बीडी लायबिलिटी का इधर है तो बैलेंस सीडी भी किसका होगा? लायबिलिटीज का। ओके, ये तो थी हमारी डेबिट साइड कवर हो गई पूरी। अब हम चलते हैं क्रेडिट साइड की तरफ। बैलेंस बीडी हो गया था। इसके बाद हमने आ रहा जो पॉइंट है सेल वाला, ट्रेडिंग अकाउंट की जैसा, तो यहाँ पर हमें बैंक से लिखना है कैश में सेल्स जितनी हुई। ध्यान से समझना, कैश में सेल जितनी हुई वो सारी चीज़ लिखेंगे, साथ के साथ बैंक रेमिटेंस, या रेमिटेंस वर्ड आपके क्वेश्चन के अंदर भी यूज़ किया जाएगा और यहाँ पे भी। रेमिटेंस का मतलब क्या है कि जितना पैसा ब्रांच ने हेड ऑफिस की तरफ भेजा, हेड ऑफिस को भेजा जितना पैसा वो सारा रेमिट किया, ठीक है, वो सारा अमाउंट आपका इस साइड आ जाएगा। अब सेकंड पॉइंट हमारा अगला पॉइंट है गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न। ओके, जैसे सेल्स रिटर्न यहाँ पर आया करता था उसी तरीके से गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न, यानी कि जो गुड्स ब्रांच में आया है वो ब्रांच ने वापस कर दिया हेड ऑफिस को, तो वो सारा कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। इसके बाद बाय बैलेंस सीडी जो हमारा इस सर क्लोजिंग स्टॉक है उसी के बेस पर बैलेंस सीडी हो जाएगा। किसका बैलेंस सीडी? क्लोजिंग एसेट्स का, क्लोजिंग एसेट्स का बैलेंस सीडी। ओके, जो भी हमारा अमाउंट यहाँ पर क्रिएट होगा। तो ये सारी चीजें करने के बाद आपको या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, बाय प्रॉफिट या बाय लॉस, जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा क्वेश्चन को करने के बाद। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। तो ये था हमारा फॉर्मेट, जितना हमने कवर किया ब्रांच अकाउंट का, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। ये तो आपका पार्ट नहीं है, इसके बेस पर हमने बस ये अकाउंट सीखा है। तो यानी कि 1, 2, 3 ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये था हमारी फर्स्ट क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।